बजट पढ़ा रहे थे हम लोग। बजट ये बताइए किस आर्टिकल में है बजट? हाँ 108 112 में, ठीक है। कुछ कुछ पढ़ा दिए थे, है ना। बजट को क्या कहा जाता है? वार्षिक वित्तीय विवरण। और हम लोग लास्ट क्या पढ़ाए थे? स्वतंत्रता के बाद वाला पढ़ा दिए थे कि स्वतंत्रता के बाद जो सबसे पहला बजट जो पास है ना लेकर आए थे, क्या नाम था उनका? सन्मुखम से चेट्टी। लिखा दिए थे ना, ये सब जगह लिखा दिए है ना। हाँ, और बजट का उद्देश्य लिखाए थे। बजट का उद्देश्य क्या है ना, ऑब्जेक्टिव ऑफ बजट लिख लीजिए, कुछ पॉइंट है लिख लीजिए, है ना। ऐसे लिखाने की जरूरत है नहीं, फिर भी लिख लीजिए कुछ पॉइंट है, कोई मेन सोच में अगर आ जाएगा तो। लिख लीजिए ऑब्जेक्टिव ऑफ बजट, बजट के उद्देश्य। पॉइंट बाई पॉइंट लिख लीजिएगा। लिखिए आय एवं संपत्ति का पुनः वितरण। आय एवं संपत्ति का इसका मतलब ये होता है कि टैक्स सब लोग भरता है क्या? नहीं ना, कुछ लोग ही भरता है। और उसी टैक्स को, है ना, सरकार क्या कहती है कि अब मेरा इतना प्राप्ति होगा, है ना, इतना मेरा इनकम होगा। सरकार का इनकम क्या? वही है टैक्स, है ना। तो उसी टैक्स को क्या सरकार क्या करती है? बजट में जो पैसा आता है, अनुमान एक रहता है कि मेरा पैसा इतना आने वाला है, और उसी को क्या करेगी? लोगों के बीच वितरण करती है। यही ना काम करती है, ठीक है ना, समझ रहा। तो उसी को कह रहा है कि आय एवं संपत्ति का पुनः वितरण। फिर लिखिए, अंग्रेजी में लिख सकते हैं, लिख लीजिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, ठीक है। अगर नहीं है तो फिर से लिख लीजिए। लिख लीजिए दूसरा पॉइंट, रोजगार के अवसर। आ जाइए, रोजगार के अवसर, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, रोजगार के अवसर, रोजगार के अवसर। जैसे इसका मतलब ऐसे होता है कि अगर बजट पारित किया जाता है तो उसमें दिखाया जाता है कि कितना खर्च कहाँ हमको होगा, है ना, अनुमानित व्यय दिखाया जाता है। अगर वो सरकार खर्च करेगी तो मान चलो कि अगर रोड में ही खर्च करेगी, ठीक है, कि इतना हाईवे बनाना है, तो उसमें रोज़गार लोगों को मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा ना रोज़गार। तो इस तरह से जितना बढ़िया बजट आएगा, जितना ज़्यादा बजट आएगा, है ना, वो ज़्यादा रोज़गार आपका, है ना, देगा। क्लियर? समझ रहा बात को? लेट कहाँ होगी? जाम था, कोई बात नहीं, ठीक। फिर लिखिए जीडीपी में समृद्धि, ग्रोथ ऑफ जीडीपी, जीडीपी में समृद्धि। आप लोग को बैच सुबह में होगी, हमको दिक्कत होगी, है ना, दो बार आना पड़ेगा यहाँ पे। शाम में क्लास ऊपर शुरू हुआ ना ऑनलाइन, कल से, ठीक है। फिर लिखिए नियंत्रित मुद्रास्फीति एवं आर्थिक स्थिरता, कंट्रोल इन्फ्लेशन एंड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। नियंत्रित मुद्रास्फीति एवं आर्थिक स्थिरता लिख दे यहाँ पर। नियंत्रित मुद्रास्फीति
एवं आर्थिक समृद्धि। आर्थिक स्थिरता लिखेगा, आर्थिक स्थिरता। कंट्रोल्ड इन्फ्लेशन एंड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। अब जैसे कहने का मतलब ये हुआ कि अगर सरकार को लग रहा है, देखिए मुद्रास्फीति कैसे है ना कंट्रोल करता है। जैसे सरकार को अगर लग रहा है कि ज़्यादा इस पर पैसा आएगा, है ना, तो पैसा कहाँ से आएगा? टैक्स से आएगा। तो टैक्स किससे लेगा? हम लोग, आप लोग से लेगा। तो टैक्स लेने का मतलब कि अब आपके पास जो पॉकेट में, है ना, जो पैसा भरा हुआ है वो सरकार अब आपसे कुछ उसमें से क्या लेने वाली है। तो पैसा तो उतना कम जाएगा आपके पास। अब बताइए, जब पैसा कम जाएगा तो आप डिमांड कर पाइएगा? नहीं। जब डिमांड नहीं कर पाइएगा, पैसा नहीं तो डिमांड नहीं कर पाएगा, तो आप रूपी जो है कि मुद्रा इन्फ्लेशन क्या हो जाएगा? कम जाएगा, नियंत्रित हो जाएगा। क्लियर है ना? चलिए, यही सब पॉइंट है और सारे पॉइंटों को आप लिख सकते हैं। अब हम लोग लिखते हैं, लिखिए बजट फॉर्मेशन प्रोसेस। बजट निर्माण की प्रक्रिया समझ लीजिए। बजट निर्माण की प्रक्रिया कैसे होता है? बजट निर्माण की प्रक्रिया, बजट निर्माण की प्रक्रिया, फॉर्मेशन है ना, बजट फॉर्मेशन प्रोसेस। देखिए कई तरह के, है ना, डिपार्टमेंट होता है। उसमें से एक डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर। लिखा देते हैं, पहले समझ लिए, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर। ठीक है, इसका हिंदी होता है आर्थिक मामलों के विभाग। आर्थिक मामलों के विभाग। तो बजट बनाने का मेन रोल इसी को दिया जाता है। ठीक है ना? तो बजट बनाने वाला कोई और है, लेकिन बजट पेश करने वाला कौन होता है? वित्त मंत्री, है ना। और वित्त मंत्री जो बजट पेश करते हैं वो राष्ट्रपति के सिफारिश पर, है ना, अनुमानित मतलब कि उनसे आप मतलब कि क्या करते हैं, उनसे ये आप मतलब वित्त मंत्री जाके पूछ लेते हैं, कह देते हैं कि हम जा रहे, अनुमति ले लेते हैं एक तरह से। और अनुमति लेने के बाद, है ना, वो बजट, है ना, वो रखते हैं। कहाँ पर रखते हैं? लोकसभा में रखते हैं डायरेक्ट। और जो बजट जब पारित हो जाता है तो बजट में देखिएगा कि पैसा जो रखा जाता है एक तरीके से तीन उसमें होता है ना, तीन खाते होते हैं है ना, सरकार का तीन खाता होता है। ठीक है, एक पब्लिक वाला देखिए, लोक लेखा नीति, संचित निधि, आकस्मिक निधि, इस तरह से आपको दिखाई देगा। तो जितना पैसा का कलेक्शन होता है वो संचित निधि में रखा था, लेकिन पैसा निकाला जब जहाँ सारा पैसा वो वहीं से निकाला जाएगा, लेकिन पैसा निकालने के लिए भी एक प्रक्रिया होती है। ठीक है ना? अब हो गया कि इतना पैसा खर्च करना है, लेकिन इतना पैसा खर्च करना है तो ऐसे थोड़ी होगा कि चलिए हम, हाँ ठीक है जी, आप ये विभाग जो है कि इतना मांगा कि हमको 10 करोड़ रुपया दे दीजिए, या 10 जो भी हो दे दीजिए। अब उसको कह दिया बजट में, हाँ ठीक है हम फलना को इतना हम दे रहे हैं, है ना, इतना देता है। ऐसा थोड़ी हो कि बजट पारित होने के बाद वो जाके पैसा डायरेक्ट निकाल लेगा संचित निधि से, ऐसा नहीं होता। उसका भी एक प्रोसेस होता है। ठीक है ना? तो पहले ही क्या करता है, सभी डिपार्टमेंट से, है ना, जितने डिपार्टमेंट है उससे पहले ही डिमांड होना शुरू हो जाता है कि आप लोग को क्या क्या ज़रूरत है, कितना पैसा की ज़रूरत है, वो सभी लोग हमको बताइए। ठीक है ना? उस आधार पर एक बजट तैयार किया जाता है ना। वित्त मंत्रालय की तरफ से जो भी उनके साथी लोग हैं सब मिलकर बजट तैयार करते हैं कि हाँ जितना वो मांगा है उतना हम दे सकते हैं कि नहीं दे सकते। ठीक है ना? तो इसके लिए फिर उसके बाद सब कुछ तैयारी होता है और उसके बाद जो है कि बजट जो है कि रखा जाता है। बहुत सारा प्रोसेस है, तो लिख लीजिए पहले इसको। और ये पता होना चाहिए, ये सभी डिवीज़न से जो मांग होता है प्रत्येक साल अगस्त से सितंबर के बीच में सभी लोगों से डिमांड हो जाता है ना, कि सभी लोग आप हमको देने का कोशिश कीजिए। अगस्त से सितंबर के बीच में क्या क्या आप लोग को चाहिए, कितना चाहिए आपको पैसा, किस विभाग को कितना पैसा चाहिए। ठीक है?
तो लिख लीजिए, वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग का बजट डिवीजन बजट निर्माण की नोडल इकाई है। बजट निर्माण की नोडल इकाई है। सीधा सीधी एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इतना चीज़ नहीं जानने के बाद सीधा सीधी यही इसी चीज़ को ध्यान रखिएगा, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, ठीक है ना। बजट निर्माण की प्रक्रिया कौन शुरू करता है? डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर, ठीक है ना, आर्थिक मामलों के, ठीक है, विभाग। फिर लिखिए, पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा, प्रत्येक वर्ष अगस्त सितंबर माह में प्रत्येक वर्ष अगस्त सितंबर माह में बजट डिवीजन सभी केंद्रीय मंत्रालयों, जितना है केंद्रीय मंत्रालय हो गया, राज्यों के द्वारा, केंद्र शासित प्रदेशों के द्वारा जितना भी है, और सारी विभाग इसके अलावा जो है, सभी से कहेगा कि आप हमको, है ना, जितना चाहिए वो हमसे मांग लीजिए, हम आपको देख लेते हैं क्या होता है। मतलब एक सर्कुलर जारी कर दिया जाता है, ठीक है। तो लिख लीजिए, सभी केंद्रीय मंत्रालयों, राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और सुरक्षा बलों को एक सर्कुलर जारी करता है। एक सर्कुलर जारी करता है और इस सर्कुलर के जरिए सभी की मांगों को प्राप्त किया जाता है। एक सर्कुलर जारी करता है और इस सर्कुलर के जरिए सभी की मांगों को प्राप्त किया जाता है। मतलब एक तरह से समझ लीजिए कि जितने डिपार्टमेंट है ना, चाहे राज हो या केंद्र शासित प्रदेश जो भी हो, उससे सभी का सब, है ना, सभी से डिमांड करके आता। कब? अगस्त से सितंबर के बीच में। कौन डिमांड करता है? यही डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर, है ना, का सर्कुलर जारी करता है कि आप सभी लोग हमको देने का कष्ट कीजिए, किसको कितना चाहिए, ठीक है ना। सुनिए, बात वही है, इसमें सिर्फ अगस्त सितंबर को जोड़ दिया गया है। फिर लिख लीजिए, नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, इसके बाद देखिएगा, एक इसमें एक और है, वित्त मंत्रालय का ही, है ना, डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर। डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर है, बता देते हैं। एक्सपेंडिचर, ठीक है। क्या अभी देखिए एक बात आ गई, एक्सपेंडिचर एक्सपेंस वाला में, है ना, उस दिन पूछे अभी है। अच्छा ठीक है, इसको क्लियर कर देते हैं। पता है? नहीं पता है? सीधा सीधी समझिए ना, डेली वाला खर्च जो होता है ना, उसको एक्सपेंस कर, ठीक है ना। एक एक्सपेंडिचर होता है जिसे आप फिक्स कहीं पर एक तरह से पूंजी लगा रहे हैं, ठीक है ना, कहीं पर कुछ खरीद ले, मान लो चलिए कि लॉन्ग टर्म के लिए खरीद रहे, एक साल से ज़्यादा के लिए, है ना, समय के लिए चीज़ों को, वस्तु को खरीद रहे, तो एक्सपेंडिचर होता है, ठीक है ना। समझ में आ गया? जैसे एक साल से ज़्यादा वाले पर आप खर्च कर रहे हैं तो वो एक्सपेंडिचर हो जाता है, और एक साल से कम वाले को एक्सपेंस करते हैं। जैसे सैलरी हो गया, क्या एक्सपेंस हो गया, ठीक है। ये सब क्या है? ये सब मान के चलते हैं कि आपका वृद्धा पेंशन हो गया, जो भी हो, ये सब क्या, ये सब एक्सपेंस है, ठीक है। चलिए, उसी दिन याद भी नहीं रहता। तो यहीं पर कहा जाता है कि डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर जो है, ठीक है, जितना भी ये सर्कुलर जारी किया जाता है और जो भी भेजता है, अब ये क्या करेगा, ये अब उस पर गहन अध्ययन करेगा, है ना, बैठकर विचार विमर्श करेगा कि जो मांगा गया है ना, वो सही है कि नहीं है, ठीक है। और उसके बाद ये गहन अध्ययन करने के बाद अब वित्त मंत्री उस पर विचार करेगा, ठीक है ना। अब ये समझ लेगा कि
कि नहीं, जिससे जो मांगा गया है कट कॉपी करके जो भी करना है ना करेगा, और उसके बाद वित्त मंत्री के पास ये भेजेगा, और वित्त मंत्री इस प्रस्ताव पर अंतिम फैसला लेगा, है ना। मांग पर जितने लोग विभाग वाला मांगा है उसके मांग पर अंतिम फैसला किसका होगा? वित्त मंत्रालय का, ठीक है, यानी कि वित्त मंत्री का। और जब वित्त मंत्री का होगा अंतिम रूपरेखा तैयार करेगा, और उसके बाद फिर इस पर प्रधानमंत्री की सहमति व्यक्त किया जाएगा। वित्त मंत्री का सहमति हो गया, अब प्रधानमंत्री के पास जाएगा कि देखिए यही बजट जो है कि, है ना, लाना है, इस तरह के है, इतना सारा डिपार्टमेंट को इतना पैसा देना है। अब जब सब अंतिम रूप से पूरा फैसला हो जाएगा तब जाएगा, है ना, अब राष्ट्रपति के पास जाएगा, कहे कि अब जो है कि हमको, है ना, मेरा स्वीकार कीजिए, धन दौलत, है ना, अनुमति दीजिए सबको बांटने के लिए, ठीक है ना। अब वही जो है कि वित्त मंत्री फिर बिल कहाँ पर लेकर आएंगे, है ना, लोकसभा में लेकर आएंगे, और वो उस पर भाषण देते हैं, है ना। भाषण पूरा का पूरा आप देखिएगा कि खड़ा होकर दिया जाता है, लेकिन एक समय की बात है अरुण जेटली बैठकर पूरा का पूरा, है ना, बजट को पढ़े थे। तबीयत खराब थी, उसके बाद ही तो बजट के पढ़ने के बाद वो चल गया, है ना। वित्त मंत्री अरुण जेटली बहुत बढ़िया थे, है ना, उसमें कोई ये नहीं हो सकता, वित्त मंत्री बहुत बढ़िया थे। तो वही फिर होता, फिर उस पर क्या होता, फिर उस पर कुछ दिनों के बाद उसको छोड़ दिया जाता है ना, विचार विमर्श करने के लिए कुछ दिन उसको छोड़ दिया जाता है कि आप सभी लोग इस पर जो भी करना, जो मांग आया है ना, उस पर आप सभी लोग देख लीजिए कि सबको एक वो जो है कि पहुंच जाएगा, है ना। पूरा जितना बजट का है ना, सब जितना वहाँ लोकसभा में बैठा हुआ सबके पास पहुँच जाएगा। अब तो डिजिटल हो गया है, तो डिजिटल आप देख लीजिए, है ना। अब सब लोग उस पर सहमति, विरोध वाला विरोध करवे करेगा, है ना, कि नहीं इसको इतना पैसा नहीं दिए, नहीं दिए, वो नहीं दिए, सब काम करेगा। लेकिन अब उसके बाद लोकसभा में जब जो है कि प्रस्ताव अब मतलब कि आ ही गया है राष्ट्रपति की अनुमति से, तब उसको कुछ कर सकता है नहीं, है ना। अब वो जो है कि बिल आएगा यहाँ पर लोकसभा में पास हो जाएगा, ठीक है। लोकसभा में पास होने के बाद सिर्फ नाम मात्र के लिए राज्यसभा में जाता है ना। राज्यसभा में जाएगा और वहाँ पर 14 दिन तक इंतज़ार, है ना, किया जाता है लोकसभा के द्वारा, जो राज्यसभा में बिल भेजा जाता है। राज्यसभा के बातों का इंतजार किया जाता है कि राज्यसभा इसमें क्या सुझाव देता है या नहीं देता है, क्या कहता है, ठीक है। राज्यसभा का सुझाव जो रहेगा वो मानना ना मानना लोकसभा के अधिकार में आता है। उसका मानना, सुझाव जो दिया है, या तो कहेगा कि नहीं इसमें संशोधन किया जाए, ये किया जाए, वो किया जाए, वो सारी बातों को मानना ना मानना लोकसभा के अधिकार क्षेत्र में है ना। अगर उसकी बातों को अच्छा लगेगा तो ठीक है, सुझाव है, उसमें जो भी कट करना वो कट करेगा, बाकी नहीं करने का मन कर रहेगा तो नहीं मन करेगा उसको। लेकिन अगर 14 दिन तक कुछ भी बात नहीं बोला राज्यसभा, कुछ भी बात नहीं बोला उस बिल पर, 14 दिन तक चुपचाप लेकर बैठा हुआ है, तो ऐसे ही वो पारित माना जाता है ना, वो बिल्कुल पारित हो गया। वो सिर्फ बताया ना, उसको सिर्फ भेजा जाता है कि आप उसका मतलब कि कहिए कि इज्जत प्रतिष्ठा बचाने के लिए उस बिल को उसके पास भेज दिया जाता है कि बड़ा भाई है तो बड़ा भाई के रूप में उसकी कुछ इज्जत बचा दिया जाए। ऐसे उसका कोई महत्व, राज्यसभा का कोई महत्व इस बिल में नहीं है। क्लियर, ठीक है। तो लिख लीजिए क्या लिखे पॉइंट वो, है ना। तो उसमें लिख लीजिए सभी की मांगें प्राप्त हो जाने के बाद वित्त मंत्रालय का डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर सभी की मांगें प्राप्त हो जाने के बाद वित्त मंत्रालय का डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर संबंधित मंत्रालयों और विभागों के साथ विचार विमर्श करता है। संबंधित मंत्रालयों और विभागों के साथ विचार विमर्श करता है। उसके बाद वित्त मंत्री अंतिम फैसला लेते हैं। और अंतिम रूपरेखा तय करने से पहले बजट की अंतिम रूपरेखा, और बजट की अंतिम रूपरेखा तय करने से पहले विभिन्न
महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर प्रधानमंत्री की राय ली जाती है। अंतिम रूपरेखा तय करने से पहले विभिन्न महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर प्रधानमंत्री की राय ली जाती है। ठीक है। फिर बजट प्रस्तुत करने की अनुमति राष्ट्रपति से मांगा जाता है। बजट प्रस्तुत करने से की अनुमति राष्ट्रपति से मांगा जाता है। इसके बाद वित्त मंत्री द्वारा लोकसभा में बजट पेश किया जाता है। इसके बाद वित्त मंत्री द्वारा लोकसभा में बजट पेश किया जाता है। अब तो छुट्टी नहीं ना होगा किसी चीज़ का, अब छुट्टी नहीं है किसी चीज़ का, सब पर्व त्यौहार सब खत्म हो गया और बाकी लगन स्टार्ट हो गया। अच्छा 2 दिसंबर लगन शुरू हो गया ना, ये भी झमेले है। तो हम छुट्टी में नहीं रहेंगे, टेंशन नहीं लेना है कि हम छुट्टी में रहेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा देख लीजिए, यहाँ पर पता है बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण कहा जाता है ना, एनुअल फाइनेंशियल है ना, ठीक है, स्टेटमेंट। तो वार्षिक वित्तीय विवरण और वो कहाँ गया, वार्षिक वित्तीय विवरण ये किसके द्वारा लाया जाता है, तो केंद्रीय वित्त मंत्री के द्वारा, है ना, किसके द्वारा, तो केंद्रीय वित्त मंत्री के द्वारा लाया जाता है। और यहाँ पर एक चीज़ और दिखिएगा, ये जो वार्षिक वित्तीय विवरण है राष्ट्रपति के द्वारा ही, है ना, इसको क्या किया जाता है, अनुमति प्रदान किया जाता है। जब राष्ट्रपति इसको अनुमति देते हैं तब उसके बाद कहाँ जाता है, तब उसके बाद जाकर कहाँ, लोकसभा में, है ना, कहाँ जाता है, लोकसभा में। और उसके बाद फिर कौन कहाँ जाता है, राज्यसभा में, यही ना, लोकसभा में जाकर और उसके बाद आता है राज्यसभा में। ठीक है। एक चीज ध्यान दीजिएगा, बजट का डेट निर्धारित किया था। बजट जो है फरवरी के अंतिम माह में पेश किया जाता था, ठीक है ना। बट यहाँ देखिएगा फाइनेंशियल ईयर जो शुरू होता है ना, वो कब से शुरू होता है ना, 1 अप्रैल से 31 मार्च, ठीक है ना, 1 अप्रैल से 31 मार्च शुरू होता है। और तो यहाँ पर देखिएगा कि 1 अप्रैल से 31 मार्च चलता है, लेकिन पहले जो बजट पेश होते थे फरवरी के अंतिम माह में, समझिए कि 28 फरवरी को, ठीक है। तो 28 फरवरी के बाद फिर उसके बाद प्रोसेस होता है, बोले ना कि सबको बांट दिया जाता है, इस पर विचार विमर्श कीजिए। तो ये सब करते उड़ते, है ना, बहुत समय बीत जाता था। जो हमारा, है ना, जो यूज करना चाहिए था पैसा को 1 अप्रैल से, वो पैसा यूज नहीं हो पाता था। और जब पैसा निकलेगा नहीं वहाँ से तो कोई डिपार्टमेंट काम कर पाएगा, पैसा नहीं तो बिना पैसा कैसे काम होगा, नहीं ना। तो इसके लिए बहुत झंझट होता था, इसके लिए कुछ और प्रोसेस को अपनाया जाता था। तो कहा गया कि जो फरवरी के 28 तारीख को अंतिम में ये स्टार्ट होता है बजट पेश करने के लिए, उसको कहा नहीं फरवरी के शुरुआत में कर दें, है ना। तो जब ये जब प्रधानमंत्री जी बने थे तो उसके बाद ये क्या किए, बजट को 1 फरवरी को पेश करना शुरू कर दिया,
तो अब जो बजट पेश होती है 1 फरवरी को। तो एक लाइन लिख लीजिए, है ना, नाउ द बजट इज प्रेजेंटेड इन द पार्लियामेंट ऑन 1 फरवरी। मतलब बजट अब 1 फरवरी को पेश किया जाता है, ठीक है ना। अब बजट 1 फरवरी को पेश किया जाता है। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा एक चीज़, ये लोकसभा में ही बजट भाषण चलता है, ठीक ना। और ये बजट भाषण किसके द्वारा दिया जाता है? तो केंद्रीय वित्त मंत्री के द्वारा, है ना। ध्यान दीजिएगा, बजट भाषण होता है वो राज्यसभा में जाकर नहीं देते, है ना, वित्त मंत्री। तो बजट भाषण किसके द्वारा होता है? केंद्रीय वित्त मंत्री के द्वारा। ठीक है, लोकसभा में होता है। समझ आ रहा ना बात को? इतना समझ में आ रहा ना? कोई दिक्कत नहीं ना है? दिक्कत हो तो बता दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा, बजट एक तरह से कहा जाए कि बजट जो आता है वो एक अनुमानित होता है ना। मतलब कहने को उसका एक अनुमान होता है कि हमको इतना आएगा। पैसा आने से पहले ना बजट पेश होता है। पैसा आया नहीं कि बजट पेश हो जाता है ना। आने वाले वर्ष का बजट पेश कर दिया था कि पैसा इस बार इतना आएगा, खर्च हमको इतना होगा, है ना। लेकिन बीच बीच में क्या होता है, उसको संशोधन कर लिया था कि नहीं अब खर्च बढ़ गया है ना, आमदनी कम हो रहा है, खर्च बढ़ गया। तो ये कभी कभी होते रहता है। तो एक तरह से कहा जाए कि बजट एक प्रकार का क्या है? प्रस्ताव है ना, प्रोपोजल। तो बजट एक प्रकार से हम कह सकते हैं बजट क्या है? एक प्रस्ताव, प्रोपोजल है। और ये प्रस्ताव किसका है? ये बजट जो प्रस्ताव है दो चीज़ का, किसका? प्राप्ति और व्यय का, है ना, रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर का, ठीक है। तो प्राप्ति और व्यय का, व्यय यहाँ पर एक्सपेंडिचर लिखिएगा, ठीक ना, एक्सपेंस मत लिख दीजिएगा, ठीक है। डेली खर्च नहीं, बहुत सारा इसमें खर्च आता है, तो एक्सपेंडिचर लिखिएगा। अब प्राप्ति मतलब रिसिप्ट, है ना, रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर का, ठीक है। और ये जो होती है खर्च कहाँ पे होता है? ये खर्च जो होगा जहाँ पर मांग होता है ना। तो मांग कहाँ पर? तो अनुदान की मांग, ठीक है, डिमांड ऑफ ग्रांट। तो यहाँ पर जो देखिएगा व्यय, यहाँ पर दूसरे पेज में चले जाता है, ये लिख लीजिएगा, ठीक है ना। हम यहाँ पर लिख देते हैं, फिर से हम बनाते हैं यहाँ पर, ठीक है, ज़्यादा अच्छा रहेगा। बजट एक प्रस्ताव है किसका? तो प्राप्ति और व्यय का। और व्यय जो है एक्सपेंडिचर, वो अनुमानित मांग का होता है, ठीक है, अनुमानित मांग का। ठीक है ना। चलो, अनुदान की मांग गड़बड़ा गया, अनुमानित मांग नहीं, अनुदान की मांग लिख लीजिए, ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, डिमांड ऑफ ग्रांट। और यहाँ पर देखिएगा, ये जो मांग होता है, इस पर पहले, है ना, जो मांगा जाता है डिपार्टमेंट के द्वारा, है ना, सभी विभागों के द्वारा, तो इस पर पहले चर्चा होता है ना, चर्चा पहले पूरा का जितना मांग किया गया है ना। क्या हुआ? अभी तो बाराती शुरुआत भी नहीं हुआ है, अब बारात शुरुआत हुआ तो बताइए क्या होगा। तो पहले इस पर मांग होती है ना, चर्चा होती है, ठीक है। इस पर चर्चा होगा और ये चर्चा होने के बाद ही इस पर मतदान होता है, ठीक है, फिर मतदान होता है। और ये सभी का सभी एक तरह से कहिए, पहले चर्चा होगी, ठीक है,
और फिर जो है कि उसके बाद है ना मतदान होती है, वोटिंग होता है, फिर इस पर मतदान होता है। और चर्चा कहाँ होता है? चर्चा होगा लोकसभा और राज्यसभा दोनों में, जितना चीज़ मांगा जाता है ना, उस सभी का सभी चर्चा कहाँ होता है? लोकसभा राज्यसभा दोनों में। लेकिन राज्यसभा की जो डिमांड होती है ना, ये सुधार कीजिए, वो सुधार कीजिए, तो लोकसभा के ऊपर निर्भर है कि वो सुधार करेगा कि नहीं करेगा। ठीक है, तो इसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों में चर्चा होती है, याद रखिएगा, लोकसभा और राज्यसभा दोनों में। लेकिन जो मतदान होता है वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ होगा? सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में होती है। कभी देखे हैं कि बजट पर राज्यसभा में वोटिंग हो रहा? नहीं, है ना। बजट में राज्यसभा पर बजट है ना वोटिंग नहीं, सिर्फ और सिर्फ मतदान कहाँ होगा? तो सिर्फ लोकसभा में। ठीक है, सिर्फ और एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये प्रश्न भी पूछा गया जो अभी बताने वाले हैं। यहाँ पर ये सभी जो प्रक्रिया है ना, ये चर्चा और मतदान, डिस्कशन और जो भी कहिए है ना, मतदान, जो भी दोनों का जो प्रक्रिया है, ये दोनों प्रक्रिया 26 दिनों के अंदर में पूरा करना होता है। तो कभी कभी पूछ देगा कि लोकसभा में है ना चर्चा और मतदान कितने दिनों के अंदर में पूरा किया जाता है? तो 26 दिनों में। तो ब्रेक यहाँ पर कहीं पर लिख लीजिए, है ना। इसके लिखने के बाद लोकसभा को चर्चा तथा मतदान दोनों 26 दिन के अंदर पूरा करना होता है। ये फिक्स है, समझ लीजिए, है ना। 26 दिन से एक दिन ज़्यादा नहीं होना चाहिए, उसके अंदर में करना होगा। लोकसभा हैज टू कंप्लीट बोथ डिस्कशन एंड क्या वोटिंग विद इन 26 डेज। लिखे है, लोकसभा को चर्चा तथा मतदान दोनों 26 दिन के अंदर पूरा करना होता है। क्लियर? इतना कोई दिक्कत नहीं ना। बजट कैसे हो रहा है समझ लेना। वित्त मंत्री बनिएगा ना तो इसमें ज़रूरी है ना। वित्त मंत्री बन जाएगा तो कुछ तो पैसा मिलेगा ना इधर क्या। लेकिन एक चीज़ ध्यान दीजिए, आप ही के ग्रुप से कोई निकल जाता है ना, तो बहुत शायद संजोग ऐसा कोई है कि आपको पहचानेगा। ठीक है ना। बहुत कम ऐसा है कि आपको रोड पर या कहीं पर पहचानने की कोशिश करेगा, है ना। पहचानता नहीं है। कोई भी डिपार्टमेंट में चले जाइए ना, है ना, दोस्त को नहीं पहचानता है। अगर वो क्लर्क भी बन जाएगा ना तो फ़ोन करके नहीं बताएगा कि हम क्लर्क पोस्ट पर ज्वाइन कर लिए। समझे? पता नहीं कहाँ पहले पूरा कहते रहे कैसे होगा जॉब बताइए ना, कैसे होगा जॉब, कैसे होगा जॉब, कुछ उपाय बताइए, कुछ उपाय बताइए, है ना। खूब फ़ोन पर बात करते रहेगा उसके बारे में। जब जॉब हो जाएगा तो बताएगा भी नहीं कि हम ज्वाइन कर लिए। गजब कर ले एकदम, है ना। बहुत दुनिया स्वार्थी है जी। अब लिखिए बजट पासिंग प्रोसेस, बजट पारित करने की प्रक्रिया। बजट पारित करने की प्रक्रिया। आप लोग को हम बहुत डीप में पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना, इसलिए जल्दी ख़त्म नहीं हो रहा है। ठीक है, पढ़ाने के लिए ना 2-3 दिन में हम बजट ख़त्म कर देते हैं। लेकिन हम नहीं चाहते कि फिर दोबारा पढ़ने का, है ना, मौका आप लोग को ये सब चीज़ मिले। एक बार पढ़ लीजिए, बार बार एनर्जी फर्स्ट बार ही होता है, ठीक है ना। फिर एनर्जी धीरे धीरे लॉस होते जाता है, फिर पढ़ने का मन नहीं करेगा। ठीक है, तो एनर्जी पहला बार ही जितना लगाना है लगा दीजिए पढ़ाई लिखाई में। जो अभी का ही तैयारी है ना वो 10 साल बाद भी काम देगा। तो अभी का ही तैयारी 2 साल का जो तैयारी रहता है, 1.5 साल 2 साल जो भी कहिए, यही तैयारी आगे काम करता है। आगे आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं पड़ता है। इतना चीज़ नोट्स आपसे नहीं बनेगा, जो अभी बन रहा है ना बाद में नहीं बनेगा। संभव ही नहीं है कि उतना लिख पाइएगा, बहुत भार लगेगा। तो जो पढ़ाई होता है स्टार्टिंग में ही पढ़ाई होता है। जो स्टार्टिंग में नहीं पढ़ा उसको आगे चल के बहुत पछतावा होता है। तो
टाइम बर्बाद हो गया। और टाइम क्या बर्बाद है, टाइम तो खूब बर्बाद, अपने बर्बाद हुआ है ना, गार्जियन को बर्बाद किया जो अलग बर्बाद किया, और सब कुछ बर्बाद हो गया। तो लिखिए कैसे कैसे होता है। पहले तो प्रस्तुतिकरण होता है ना, प्रेजेंटेशन होता है, कहाँ पर, लोकसभा में जाएगा, ठीक है। तो प्रस्तुतिकरण, प्रेजेंटेशन, ठीक है। उसके बाद जब वहाँ पर जाएगा तो बजट पर बहस होगा, डिबेट ऑन बजट, ठीक है, बजट पर बहस। ठीक है। उसके बाद जब बजट पर बहस होगा, उसके बाद होगा समितियों द्वारा अनुदानों की मांग की जांच की जाएगी। समितियों द्वारा अनुदानों की मांग की जांच। मांग की जांच है ना। असेसमेंट वाई कमेटी, जो भी लिखना है। उसके बाद जो है मांग की जांच करने के बाद एक आता कट मोशन, कटौती प्रस्ताव लाया था। ये बताएंगे कट मोशन क्या है, ठीक है ना। कटौती प्रस्ताव आता है, कट मोशन, ठीक है, कटौती प्रस्ताव लाया था। ये एक्चुअली कटौती प्रस्ताव जो लाया जाता है, ये जो विरोधी दल होते हैं उनके द्वारा, है ना, विपक्ष के द्वारा लाया जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद विनियोग विधेयक, एप्रोप्रिएशन बिल आता है, ठीक। कट मोशन हो गया, ठीक है, कट मोशन। ऊपर उसके बाद एप्रोप्रिएशन बिल यानी कि विनियोग विधेयक आता है। विनियोग विधेयक, एप्रोप्रिएशन बिल, शायद आप लोग अगर पढ़े होंगे बजट उजट पॉलिटी में, तो ये सब भी पढ़ने का चीज़ है, ठीक है ना। विनियोग विधेयक, एप्रोप्रिएशन बिल, ठीक है, लिख लेना। उसके बाद तब, है ना, उसके बाद लास्ट में वित्त विधेयक यहाँ पर कहलाता है ना, फाइनेंस, है ना, फाइनेंस बिल। थोड़ा थोड़ा दो लाइन सबको लिखा देंगे। इसमें देखिए कुछ है नहीं। कटौती प्रस्ताव के बारे में थोड़ा सा बताते हैं कि कटौती प्रस्ताव क्या है, बाकी सबको लिखा देंगे, कुछ है नहीं। तो जिससे कटौती प्रस्ताव लाया जाता है, मान लीजिए कि कोई डिपार्टमेंट मांगा कि इतना पैसा हमको चाहिए, ठीक है, लेकिन विपक्ष चाह रहा कि नहीं, इस डिपार्टमेंट को इतना पैसा नहीं मिलना चाहिए, ठीक है। मतलब एक तरह से कटौती प्रस्ताव जो संसद में लाया गया है बजट, उस पर असहमति व्यक्त करने के लिए, है ना, जो बिल लाया था विपक्ष के द्वारा, उसी को कटौती प्रस्ताव कहते हैं। क्लियर, ठीक है, ठीक है। तो कभी कभी पूछ देगा कि कटौती प्रस्ताव मतलब पक्ष के द्वारा लाया था कि विपक्ष के द्वारा लाया था, तो विपक्ष के द्वारा लाया था, ठीक है। तो कभी कभी होता है कि चलो भाई तुम बोल रहा था, तुम कुछ मान लेते हैं, ठीक है। मान लें कि अगर 1 लाख का बजट है, चलो भाई उसमें से 90,000 ही रखते हैं, 10 हटाते हैं, ये भी हो सकता है। तो कुछ उसका मन करेगा मानेगा तो मानेगा, लेकिन मानता कहाँ है ना, उसका बात, विरोधी बात को कोई मानता है, सही भी बात बोलेगा ना तो उसका बात को नहीं मानेगा, क्यों, क्रेडिट उसको मिल जाएगा, ठीक है, क्रेडिट उसको हो जाएगा। तो थोड़ा बहुत लिखना चाहते हो तो लिख लीजिए, प्रस्तुतिकरण, प्रेजेंटेशन, बात वही है, घुमा फिरा के आएगा, लिख लीजिए। लोकसभा में वित्त मंत्री द्वारा, लोकसभा में वित्त मंत्री द्वारा बजट भाषण के साथ बजट प्रस्तुत किया जाता है। बजट भाषण के साथ बजट प्रस्तुत किया जाता है। वार्षिक वित्तीय विवरण के माध्यम से संसद के समक्ष वार्षिक
वित्तीय विवरण के माध्यम से संसद के समक्ष सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और व्ययों का विवरण प्रस्तुत किया जाता है। बस यही बात और कुछ बात नहीं। प्राप्तियों और व्ययों का विवरण प्रस्तुत किया जाता है। अब बजट पर बहस की बात होती है तो देखिए क्या होता है बजट पर बहस, सुन लीजिए एक लाइन में, है ना। छूट गया, बोलिए छूट गया। बजट पर बहस के बाद क्या होता है कि जब बजट प्रस्तुत कर दिया जाता है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि 3-4 दिनों तक इस बजट पर चर्चा होती है, ठीक है। चर्चा हुआ और चर्चा होने के बाद 1 महीने के लिए संसद को स्थगित कर दिया जाता है, वही पढ़ने के लिए, है ना, कि चर्चा हो गया। अब सब जो भी पूरा बजट है पेपर, है ना, सब के पास चला जाता है। अब उसको पढ़िए और सब सुझाव दीजिए कि ठीक लगा कि नहीं लगा, इसमें क्या करना है। अब उसमें तब ना देखेगा विपक्ष कि कटौती प्रस्ताव लाना चाहिए कि नहीं लाना चाहिए, पढ़ेगा तब ना, ऐसे थोड़ी हो जाएगा। तो वो सब तो 1 महीने के लिए स्थगित कर दिया जाता है। क्लियर, समझ आ गया। तो लिख सकते हैं बजट पर बहस। बात यही है ना, बजट प्रस्तुतिकरण के बाद 3-4 दिनों तक लोकसभा में बजट पर चर्चा होती है। बजट पर चर्चा होती है। इस चर्चा के बाद 1 महीने के लिए संसद स्थगित हो जाती है। इस चर्चा के बाद 1 महीने के लिए संसद स्थगित हो जाती है। ठीक है। और ये जो है समितियों द्वारा अनुदानों की मांग की जांच की जाती है। तो समितियों द्वारा जो अनुदानों की मांग की जो जांच की जाती है, ये 1-2 समिति नहीं होती है ना, 24 समिति है ना, 24 विभागीय समिति होती है, उसके द्वारा इस, है ना, बहुत बड़ा होता है ना बजट, मामूली बात है, एक पॉइंट को देखा जाता है, तो एक विभाग से संभव है, ठीक है। तो 24 समिति द्वारा, है ना, इसकी जांच पड़ताल की जाती है और उसके बाद तब इसका रिपोर्ट तैयार किया जाता है। समझा। तो इस लिखने की ज़रूरत नहीं है। कटौती प्रस्ताव के बारे में लिख लीजिए, है ना, कट मोशन क्या है, ठीक है, कटौती प्रस्ताव ऐसे बता देवे कि है, लेकिन फिर भी लिख लीजिए, कभी भूल गए, लिखा हुआ चीज़ रह जाता कभी, लेकिन दिमाग में कब रहेगा, जब पेज पलटिएगा तब। पेज नहीं पलटिएगा तो कॉपी में भी मालूम चले दिया लग रहा है ना, बराबर हो गया, सब खा पी के खत्म। खोजिए कौन सा पेज है। वही आदमी ये समुद्र से मोती ढूंढ सकता है जो समुद्र में डुबकी लगाया होगा, कभी गया होगा, उसको अनुमान होगा कि हाँ कहाँ पर क्या मिल सकता है। अब कोई भी पेज उलटना है ही नहीं है, अब कोई क्वेश्चन आ गया उसको खोजते रहिए, कहाँ है नहीं है ना। तो यही सब दिक्कत है ना। अब तो नेट का, है ना, सहारा लेता है, गूगल का सहारा लेता है, तो किताब लोग उलटता कहाँ भी है। सीधा जब बाबर की मृत्यु कब हुई थी, तब सीधा एकदम नेटे पर जाकर, है ना, किताब, जैसे बुक उलटने से फ़ायदा क्या है ना, कि बुक उलटने से उसके चक्कर में मालूम चला कि बाबर की मृत्यु के देखने के चक्कर में बाबर के बारे में सब कुछ देख लिए। तो किताब उलटने से एक फ़ायदा है। इसलिए कुछ भी ढूंढना हो ना, तो हम ये कहते हैं, प्रेफर ये करते हैं कि किताब को पलटिए। कुछ क्वेश्चन को ढूंढना हो तो हाँ, किताब को आपको पलटने में कम मजा आएगा जब आप पढ़े हैं तब, नहीं तो आप पगला जाइएगा, खोजते खोजते मिलेगा नहीं। तो किताब को जब तक नहीं पढ़े हैं, जब तक नोट्स आप नहीं पढ़े अपना बनाया हुआ जो भी हो, तब तक कुछ मिलने वाला बात नहीं है। इसलिए कहते हैं पढ़ाई कीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। नहीं तो बहुत एग्ज़ाम के टाइम में रिवीजन करने में बहुत दिक्कत होगा। सेट प्रैक्टिस कीजिएगा तो दिक्कत होगा,
हर एक क्वेश्चन में मालूम चला कि 150 क्वेश्चन में है ना 30-40 क्वेश्चन में फंस गए। अब उसको 30-40 क्वेश्चन कंप्लीट तो करना है ना, कहाँ से है, नहीं है, क्या है, तो उसको खोजने के लिए आपको टाइम देना पड़ेगा। अगर नहीं पढ़े हैं तो 30-40 क्वेश्चन आपको ऐसा ही चला जाएगा। समझ आया? तो लिखिए कटौती प्रस्ताव। सरकार की मांगों के प्रति विपक्षी दलों द्वारा सरकार की मांगों के प्रति विपक्षी दलों द्वारा असहमति व्यक्त करने के लिए कटौती प्रस्ताव लाया जाता है। असहमति व्यक्त करने के लिए कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है। अब लिखिए विनियोग विधेयक, ठीक है, एप्रोप्रिएशन बिल बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। कभी कभी इसका आपको आर्टिकल ही पूछ देगा, है ना, किस आर्टिकल में है, ठीक है। तो पढ़े आप लोग, बताइए आर्टिकल याद है, कहाँ कहाँ है आर्टिकल याद है, अनुच्छेद याद है आप लोग को, आपको याद है? आप ही से पूछ रहे ना, हाँ याद है? कुछ नहीं है, क्या बोले? अच्छा कोई बात नहीं, देखिए आर्टिकल ऐसा चीज़ है ना कि आप बुक से भी उसको, है ना, देख सकते हैं उसको, ठीक है ना। तो आर्टिकल देखने का तरीका ये, या तो भाग के अनुसार देख लीजिए, है ना, भाग 1 में कौन कौन सा आर्टिकल है, भाग 2 में देख लीजिए। मतलब कि वो धीरे धीरे याद करने वाला चीज़ है, धीरे धीरे याद करने वाला चीज़। ये नहीं कि आप सोचिए कि एक ही बार 20-25 याद कर ले तो मालूम चला कि कल हो के एक भी याद नहीं रहा। तो एक बना लीजिए कि 10 आज याद करना तो 10 याद करना, कल फिर 10 याद करना है, लेकिन पिछले वाला को देख लेना है, ठीक है ना। तो इस तरह से याद करने पर याद होगा। तो आर्टिकल से कोई प्रश्न पूछा भी जाता है। तो विनियोग विधेयक जो है अनुच्छेद 114 में है, ठीक है, 114 में बहुत बार इसका आर्टिकल पूछा गया। ठीक है, देखिए विनियोग विधेयक का काम क्या है, अभी जो बता रहे थे हम लोग कि जो पैसा निकालना है संचित निधि से, समझ रहे ना, कंसोलिडेटेड फंड, जो पैसा निकालना है संचित निधि से, तो उस अभी बताए यहाँ पर देखिएगा कि इस पर मतदान होता है, बताया ना, है ना। जो अनुदान की मांग को पूरा करने के लिए चर्चा होगा, उस पर मतदान होगा। यही मतदान जो है ना, बिना मतदान किए हुए, है ना, पैसा उसमें से नहीं निकलेगा। तो मतदान पैसा निकालने के लिए वही एक विधेयक लाया है जिसका नाम है विनियोग विधेयक। तो विनियोग विधेयक लाकर, है ना, उस पर, है ना, मतदान किया जाता है कि ठीक है अब अनुदान की मांगों को मांग लिया जाता है, अब यहाँ से पैसा निकल सकता है, ठीक है। तो संचित निधि से पैसा निकालने के लिए बोलेगा कि संचित निधि से पैसा निकालने के लिए कौन सा विधेयक लाया जाता है, तो विनियोग विधेयक लाता है, ठीक है, समझा। तो लिख लीजिए, लोकसभा में अनुदान की मांगों के पारित होने के बाद अनुदान की मांगों के पारित होने के बाद विनियोग विधेयक लाया जाता है। विनियोग विधेयक लाया जाता है जो भारत के संचित निधि से धन निकालने से संबंधित होता है, धन निकालने से संबंधित होता है।
लिख लिए? एक मिनट थोड़ा सा। ठीक है, अब लिखिए फाइनेंस बिल क्या है? वित्त विधेयक। वित्त विधेयक। फाइनेंस बिल आर्टिकल कितना में बताइए? हाँ, 112। 112 में तो एनुअल फाइनेंशियल ईयर। बताइए। इसमें छोटा मोटा चीज़ आर्टिकल याद कर लेना चाहिए ना। 117 है ना, ये गूगल का कमाल ये गूगल का कमाल। ठीक है, तो लिख लीजिए उसके सामने है ना, आर्टिकल 117 में। लिखिए, संसद में बजट प्रस्तुत करने के साथ ही संसद में बजट प्रस्तुत करने के साथ ही बजट में प्रस्तावित नए करों के आप लोग को वित्त विधेयक और धन विधेयक में, मनी बिल में और फाइनेंस बिल में थोड़ा सा अंतर है ना, समझने में थोड़ा दिक्कत हो जाता है। हम समझ रहे हैं, एक दोनों चीज़ लमसम एक ही चीज़ है, लेकिन थोड़ा सा फ़र्क है। तो हमको लगता है ना कि आप लोग को फ़र्क ही बता दे तो ज़्यादा अच्छा रहे कि दोनों में अंतर क्या है। ऐसे ये आपका पॉलिटी का पूरा हिस्सा है, ठीक है ना, ये पूरा का पूरा पॉलिटी का हिस्सा है। तो थोड़ा सा एक लाइन लिख लीजिए, उसके बाद हम अंतर ही बता देंगे ना तो पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अंतर ही बता दें कि दोनों में अंतर क्या है। तो लिख लीजिए, संसद में बजट प्रस्तुत करने के साथ ही बजट में प्रस्तावित नए करों का अधिरोपण। अधिरोपण मतलब नया कर लगाना, ठीक है ना, नए करों का अधिरोपण। छूट गया? बजट में, संसद में बजट प्रस्तुत करने के साथ ही बजट में प्रस्तावित नए करों का अधिरोपण, करों में छूट एवं परिवर्तन आदि का विवरण देने के लिए वित्त विधेयक पेश किया जाता है। वित्त विधेयक पेश किया जाता है। यह एक प्रकार का धन विधेयक होता है। यह एक प्रकार का धन विधेयक होता है। और ये समझ लीजिए बातों को, ये जो विधेयक होता है ना, इस साल का नहीं, अगर मान लीजिए इस साल पारित हुआ तो इस साल के लिए नहीं, अगले साल के लिए पारित होता है ना, यही होता है ना, अगले साल के लिए पारित होता है। याद रखिएगा कि यह विधेयक अगले वित्त वर्ष के लिए है ना प्रस्तुत किया जाता है। धन विधेयक के बारे में लिख लीजिए, उसके बाद हम आप लोग के है ना दोनों का थोड़ा सा बता देते हैं कि धन विधेयक वित्त विधेयक में अंतर क्या है। धन विधेयक के बारे में लिखिए, मनी बिल। धन विधेयक का भी अनुच्छेद आप लोग याद रखिएगा, 108। 108 में संयुक्त अधिवेशन है ना, बताइए। हाँ, 16, 110, हाँ 110। देखिए गूगल का कमाल। ठीक है ना, तो यही सब ठीक है। तो लिख लीजिए, ये पहले इसका अनुच्छेद याद रखिएगा है ना, अनुच्छेद 110 में, ठीक है।
उसके बाद दूसरा पॉइंट लिखिएगा, टैक्स से संबंधित है, ठीक है ना, टैक्स से संबंधित है। तीसरा पॉइंट लिख लीजिएगा, अगर कहा जाए कि लोकसभा में धन विधेयक लाया गया, ठीक है, तो ये कैसे पता लगा, इसको धन विधेयक कहने का मतलब ये है, निर्णय धन विधेयक है कि नहीं, इसका निर्णय कौन लेगा। जैसे कोई भी मंत्री ला दिया कि धन विधेयक है, लेकिन इसका निर्णय होना चाहिए कि धन विधेयक है कि नहीं, तो इसका अंतिम निर्णय कौन लेता है, स्पीकर लेता है, स्पीकर लेता है। ठीक है, कई बार प्रश्न ये पूछा भी गया, तो लिख लीजिए एक लाइन कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करता है। है ना, कभी कभी जैसे कुछ बिल ऐसा होता है ना कि लगता है पारित नहीं होगा, चाहे फंस जाएगा, तो धन विधेयक के रूप में ले, है ना, लिया आता है। ठीक है, जैसे जीएसटी भी एक, है ना, धन विधेयक के रूप में ही आया था। तो इसके साथ कहने का मतलब टैक्स से संबंधित है, इसका मतलब कि टैक्स लगाने और बढ़ाने के अधिकार से ये संबंधित है ना, टैक्स लगाने या बढ़ाने, देखिएगा, दो चीज़ ध्यान दीजिएगा, एक टैक्स लगाना है, एक टैक्स वसूलना है। दोनों एक डिपार्टमेंट है, यानी कि दोनों का काम अलग अलग आदमी करता है। टैक्स लगाना और टैक्स, है ना, वसूलना। तो टैक्स लगाना और टैक्स वसूलना, तो कोई भी अगर टैक्स लगाना हो, है ना, कितना परसेंट बढ़ाना है, घटाना है, किस पर टैक्स फ्री कर देना है, ये सभी का सभी देखिएगा कहाँ पर होता है ना, संसद में होता है इसकी बात, है ना। यानी कि ये टैक्स लगाना उगाने वाला अधिकार किसके पास है, संसद के पास है ना, किसके पास है, संसद के पास। लेकिन जो टैक्स वसूलने वाला जो अधिकार है, ये संसद वसूलती है क्या क्या? नहीं, इसका एक अलग से मंत्रालय है, जिसका नाम क्या है, वित्त मंत्रालय। किसका नाम है, तो वित्त मंत्रालय। वित्त मंत्रालय के द्वारा, है ना, टैक्स की वसूली क्या आता है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है, लिख लीजिए, टैक्स भारत में कर लगाने या हटाने का अधिकार, भारत में कर लगाने या हटाने का अधिकार संसद के पास है, लेकिन टैक्स वसूलने का अधिकार वित्त मंत्रालय के पास है, लेकिन टैक्स वसूलने का अधिकार वित्त मंत्रालय के पास है। वित्त मंत्रालय के पास। आप लोग मेंस पढ़ते हैं, मेंस में कुछ ऐसा सब्जेक्ट है कि एक बार पढ़ लीजिएगा ना तो जीवन, है ना, दूर हो जाएगा, मतलब कि जीवन में कभी कठिनाई उस सब्जेक्ट से नहीं होगा। जैसे आप इतिहास लेकर चलिए, बता रहे कुछ चीज़ बता देते हैं, इतिहास को लेकर चलिए, तो मुश्किल से 12-13 टॉपिक है उसमें, अगर पढ़ लेते हैं तो समझिए कि क्वेश्चन वहीं से घुमा फिरा के पूछते रहता है, जोड़ घटाव करके वहीं से पूछेगा। हो सकता है कि 2 क्वेश्चन को एक साथ मर्ज कर दिया जाए, हो सकता है पाल कला है या मिथिला, है ना, ये सब कला जो है, ये सब हो सकता है मर्ज कर दिया जाए, मौर्य कला है ना, तो किसी को मर्ज करके, है ना, भी पूछ सकता है, या तो सिंगल पूछ सकता है। ठीक है, अब क्या हो गया है, अब तो थोड़ा सा बदलाव भी होगा ही, लॉन्ग वाला भी हो सकता है, शॉर्ट वाला, है ना, पूछना शुरू कर दे।
यहाँ पर LSW में क्या हुआ था, है ना, आपका 64वीं में ही, हाँ शायद 64वीं या 65वीं में मेंस जो दिए थे 65वीं में क्या क्या था, उस समय क्या क्या था कि मतलब कि छोटा छोटा लिखने की बात बोला था, शॉर्ट टर्म, है ना। हम लोग पढ़ के गए थे बड़ा बड़ा, अब बड़ा से छोटा करना बहुत मुश्किल हो जाता है, बड़ा से छोटा करना, है ना, क्योंकि आपको बड़ा लिखने का तो उसमें क्या पॉइंट छाटे क्या पॉइंट नहीं लिखे, ये बहुत महत्व वाला बात होता है ना। तो ये आदमी को बहुत दिक्कत हो गया। अच्छा, उसमें ये भी था कि अगर लिख दिया कि पहला क्वेश्चन में दे दिया और इसके साथ ABCD इस तरह से 4 क्वेश्चन एक साथ इंक्लूड कर दिया। अब चारों का जो प्रश्न देना है ना, तो एक ही साथ देना है, ये नहीं कि पहला का दे दिए A का, आप फिर इसके नीचे दूसरा के, है ना, C का आंसर दे रहे हैं, है ना। ये बहुत कठिन था, है ना, ये बहुत कठिन था, बड़ा मुश्किल था ये, एकदम स्टार्टिंग में पकड़ा गया एकदम, क्या बोले हम। तो ये समझिए कि तैयारी जो होना चाहिए और उसी टाइम से समझिए ना, LSW सब जो है ना, सब जो है कि माथा पकड़ के बैठ गया सब लोग माथा पकड़ के बैठ गए एकदम। तैयारी इस लेवल का होना चाहिए कि किसी तरह से घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछे तो बन जाना चाहिए, नहीं तो ऐसे पर प्रैक्टिस आप लोग कंटिन्यू करिए। ये नहीं करें कि इस बार देना है या नहीं देना है तो नहीं कीजिए, ठीक है ना। 1 मिनट, हाँ दीपक जी खुश रहिए। बोल रहे हैं ना कि उत्तम सर कुछ मैसेज किए हैं ग्रुप में, उत्तम सर ग्रुप में मैसेज किए हैं, थोड़ा सा कुछ, हाँ हाँ अच्छा ठीक है तो ठीक है 7:30 से, हाँ बाकी इसको हम देख लेंगे, बाकी उसमें लोगो वगैरह जो लगाना तो लगा देंगे, ठीक ठीक। हाँ तो ये सारी बातों को, है ना, तो ऐसे वाला पोर्शन आप लोग रेगुलर रहिए। ऐसे का पोर्शन लिखना है ना, तो ऐसे बहुत कठिन है, पूरा सब्जेक्ट वो ऐसे कवर करता है ना, पूरा सब्जेक्ट वो कवर करता है, इसलिए सब सब्जेक्ट पर पकड़ होना जरूरी है। खास करके करेंट अफेयर उसमें जोड़ के अपना लिखना बहुत ज़रूरी है, सब सब्जेक्ट उसमें कवर करना पड़ेगा। तो ऐसे इतना आसान चीज़ नहीं होता, अगर बढ़िया लिखना चाहते हैं तब, और नहीं तो फिर अब ऐसा नहीं है कि गाय पर लेख लिखने के लिए आ जाएगा। गाय के 4 पैर होते हैं, जैसे मेरी माँ है वैसे गाय सबकी माँ है ना ये सब बात, गाय के 4 पैर होते हैं, मेरी माँ के 2 पैर होते हैं, लेकिन उस 2 पैर के बदले 2 हाथ होते हैं, है ना ये सब कहानी ख़त्म हो गया, है ना। एक फिल्म था, अरे बड़ा हंसी आता है कभी कोई, जो कादर खान वगैरह जो थे ना, उसमें सही में कॉमेडियन एक नंबर था बहुत। उस सब जिस फिल्म में रहता था ना, तो फिल्म उसी पर चलता था, है ना। तो उस सब की फिल्म में बड़ी मज़ा आता था। तो कौन सा फिल्म है, बेटा नहीं, एक कौन सा फिल्म है याद नहीं आ रहा, अनाड़ी की कौन सा फिल्म शायद ऐसा कुछ है। तो उस फिल्म में ये दिखाता है ना कि मतलब कि कादर खान आता है और कौन था, तो कहता है जैसे एक बार क्या होता है कि एक किसी के घर में भाई मर जाता है, जो भी हो, है ना, माँ मर जाती है, हाँ। तो पूरा इज्जत प्रतिष्ठा पाने के लिए, है ना, उस एकदम जाता है, उसके पास रोना शुरू कर दे, बस तुम्हारी माँ नहीं थी सबकी माँ थी। तो उसको बहुत सब, है ना, आशीर्वाद देता है, मतलब कहता कि नहीं कितना बढ़िया से बेचारा कर रहा, सही बात है, ये सबकी माँ थी, इसकी माँ उसकी माँ सबकी माँ थी, ठीक है। एक दिन दूसरा घटना घटा, है ना, एक दिन एक बात हुआ कि एक किसी की बीवी मर गई, ठीक है ना। अब उसका दोस्त को जो है ना, कहते आज इसका बदला लेना जरूरी है। उसको बोला ना कि समझाया कि देखो ना उसकी माँ मरी थी ना, तो हम जाके बोले थे ना कि सिर्फ तुम्हारी माँ नहीं थी, मेरी माँ थी, उसकी माँ थी, उसकी मेरी, पूरा जो एरिया की माँ थी, है ना। ये हमको बहुत सब, है ना, बहुत बढ़िया बात, बहुत बढ़िया कहा हमको, जो आज तुम भी जो है ना जाओ और वहाँ पर इस तरह से बोलना, है ना, कि तो बेचारा गया कि हाँ आज तो मेरा भी चांस बनता है, गया तो रोना शुरू कर दिया वो भी, है ना। कादर खान की क्या होता है, रोना शुरू कर दिया कि
क्यों रो रहा है ना, अरे ये सब ने, ये सिर्फ आपकी बीवी नहीं थी, मेरी बीवी थी, उसकी बीवी थी, उसी उसको बार मतलब पिटाई उसका हुआ। तो इसलिए कहते हैं कहीं पर किसी दूसरे के है ना जो बोल जाए सुनने की ज़रूरत नहीं है, अपना दिमाग से भी सुनना ना समझना चाहिए कि क्या यूज करना चाहिए कहाँ पर। तो कहने का मतलब मेंस की बात जो बता रहे हैं है ना, अगर आप कहीं पर दूसरे के है ना कॉपी पेस्ट कर रहे हैं तो कॉपी चेक करने वाला पता लगा देता है कि ये कॉपी पेस्ट किया हुआ है, अपना इसमें कुछ इसका लिखा हुआ चीज़ नहीं, तो वही नंबर मिलेगा जो सबको नंबर मिल रहा है ना। तो फिर रिजल्ट का दिक्कत वहीं पर होगा, जब जो सबको नंबर तो उतने नंबर आपको आएगा, तो फंसेगा रिजल्ट में, रिजल्ट तो किसी तरह से आ जाएगा, मेरिट नहीं बनेगा। तो इसलिए अपना दिमाग लगाना जरूरी है, कुछ अपना चीज़ दीजिए ताकि वो मतलब कि कभी भी जो एग्जामिनर था कॉपी चेक करने वाला उसको कभी दिखाए, मतलब अभी तक उसको नहीं दिया होगा कि हाँ ऐसा चीज़ भी देखे होंगे। तो कुछ चीज़ एक्स्ट्रा अपने आइडिया के अनुसार उसमें जोड़िए, और ये जोड़ने के लिए आपको मतलब कि भरपूर कोशिश करना पड़ेगा है ना, मेहनत करना पड़ेगा। तो करेंट अफेयर से आप लोग हमेशा जुड़े रहिए, बहुत फायदेमंद है। और कुछ अलग से एक पेज रखिए, कॉपी बना लीजिए, चाहे पेज सही मालूम है ना, इस तरह से पेज A4 साइज़ का पेज रखिए, नोट्स इसी में बनाना चाहिए, ठीक है। कभी मन किया तो इसमें से 1-2 पेज निकाल के लेके चले गए, कॉपी ढोना भी ठीक बात नहीं होता। और कहीं भी मार्केट में चलिए, कहीं पर भी जाना है तो 1-2-3 पेज अपने बैग में रख लीजिए, कभी कुछ ऐसा ज़रूरत पड़ा तो नोट डाउन कर लीजिए। तो नोट्स बनाने का ही सब तरीका है। करेंट अफेयर पढ़िए, कुछ भी पढ़िए तो उसमें नोट्स ना, कुछ 10 पॉइंट मिला तो 10 पॉइंट लिख लिया, वो आपको मतलब मेंस के लिखने के समय में ना वो आप इंक्लूड करने में अच्छा रहेगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होगा कि क्या, जैसे मान लीजिए कि अमेरिका के बारे में कुछ चर्चा हो रहा है, तो कुछ चर्चा हो रहा है, 2 पॉइंट चर्चा हो तो अगर लिख लिया 2 पॉइंट चर्चा, कभी मालूम चला कि भारत अमेरिका के बीच रिलेशन की बात कर दिया जाए तो उसको इंक्लूड कर देंगे हम, जो किसी को नहीं जानकारी था, हम मेरे पास था, उसको इंक्लूड कर दिए तो आपको नंबर बढ़ गए। यही सब मेंस लिखने की बात होती है, ठीक है ना। अब ये मत सोचिए कि पीटी होगा तब मेंस की तैयारी करेंगे, ये भूल है, बताते ये भूल है। पीटी के बाद मौका नहीं देता अब बीपीएससी, बहुत तेज़ रफ्तार हो गया। अच्छा, एक बार तो क्या किया था कि कंटिन्यू लिया था, जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2 है ना, हिंदी सब कंटिन्यू ले लिया था, मतलब पढ़ने के लिए मौका नहीं मिला था, सोचिए। और एक दिन जब जाइए ना मेंस देने जीएस पेपर 1 का, तो उसके बाद दिमाग ना हिल जाता है, फिर लगे कि अब कुछ काम नहीं कर रहा, ना शरीर से लेकर दिमाग तक काम नहीं करेगा, इसीलिए बता रहे हैं। तो लिख लीजिए ना, धन विधेयक के बारे में लिख लिए। अब थोड़ा सा लिखिए विधेयक कितने प्रकार का, थोड़ा सा पॉलिटिक में थोड़ा सा हम लेके चले जाते हैं, ठीक है। विधेयक कितने प्रकार से लेके जाना नहीं चाहिए, लेकिन थोड़ा सा हम लेके चले जाते हैं ताकि आप लोग को क्लियर हो जाएगा, है ना। टाइप्स ऑफ बिल्स, विधेयक कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ बिल्स, विधेयक 4 प्रकार का होता है। एक होता है वित्त विधेयक और धन विधेयक, हम लोग पढ़े तो 4 प्रकार का होता है ना। एक होता है वित्त विधेयक, लिख लीजिएगा। एक होता है धन विधेयक, एक होता है साधारण विधेयक, है ना। एक होता है संविधान संशोधन विधेयक, साधारण विधेयक, एक होता है संविधान संशोधन विधेयक। ठीक है।
जिसको स्पेशल बिल भी कहता है ना, संविधान संशोधन विधेयक का स्पेशल बिल भी कहता है ना। स्पेशल बिल में कॉन्स्टिट्यूशनल है ना अमेंडमेंट बिल, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा वित्त विधेयक में भी आपको 2 प्रकार के विधेयक पढ़ना पड़ेगा, है ना, फाइनेंशियल बिल 1 और फाइनेंशियल बिल 2। ये भी जो है कि 2 प्रकार का आपको, है ना। देखिए फाइनेंशियल बिल ज़्यादा अच्छा रहता है, फाइनेंस बिल कहना उचित नहीं होता है, ठीक है ना, यहाँ पर, ठीक है। तो फाइनेंशियल बिल फर्स्ट और फाइनेंशियल बिल 2। ठीक है। साधारण विधेयक ऑर्डिनरी बिल, है ना, साधारण विधेयक। तो मनी बिल के बारे में थोड़ी सी इसकी विषय वस्तु क्या है, कौन कौन सा चीज़ मनी बिल में आता है ना, इसकी प्रक्रिया क्या है, हम उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। समय है ना, ठीक है। इसको खाली मनी बिल के बारे में समझाते हैं ना। आज सुबह से रात में सोए भी नहीं, है ना, उसका रीज़न है हैं? नहीं नहीं, रात में शॉपिंग होगा अच्छा, पूरा का पूरा ससुराल वाला जो है ना, रात भर हमको जगाया है 4:30 बजे तक, ठीक है ना। हम कह रहे हैं कि 5:30 बजे हमको उठना है ना। घर में भी कोई नहीं था, जो पढ़ने उड़ने जाती है ना, भाई बहन थी, अंकल की बेटा बेटी, उसको भी स्कूल भेजना था। 5:30 बजे मेरी बहन, छोटी बहन है, उठा दी। बोले भैया कितना बजे का अलार्म लगाया, हम कि तुम 5:30 बजे का लगा दो। तो हमको उठने से पहले बेचारी 5:30 बजे लगा दी। अभी तो 8 क्लास में पढ़ती है वो, है ना। आपने देख रहे बेचारी झाड़ू उड़ू लगा रही है ना। घर में कोई है नहीं, सब लोग चले गए रांची। सुबह में उठ के नाश्ता, हम बोल रहे थे कि 5:30 बजे हमको उठना। अभी 4:30 बजे सोते, 1 घंटा में उठ गया। हम सोचे कि सोए कि नहीं सोए, लेकिन फिर भी 1 घंटा सो गया है। अब सोचे क्या दिमाग, यहाँ क्लास लिया, फिर जाएंगे क्लास लेंगे, फिर आएंगे फिर क्लास लेंगे, और यहाँ से फिर क्लास लेने के बाद 9 बजे रात में जाएंगे, है ना, क्योंकि यहाँ क्लास जो है 7:30 बजे से है, ठीक है। बहुत झमेला होता है। इस ससुराल वाला जो है ना, बहुत टेंशन होता है। नहीं बात कीजिएगा तो वो अलग टेंशन, है ना, कि लड़का लगता है बहुत गुस्सा है, गुस्सा अलग सोचेगा कि बेकार शादी करके हम फंस रहे हैं, नहीं करना चाहिए था। और ससुराल वाला बहुत तेज होता है। बात करते करते मैं ये पूछना चाहता हूँ कि दे रहे हैं क्या क्या, है ना, आपकी तरफ से क्या क्या आ रहा है, ठीक है ना। ये जानना, मतलब जानने की कोशिश यही रहता है, क्या क्या दे रहे हैं, किसको क्या दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं। कि अच्छा, अब मेरा आदत है नहीं पूछने का, है ना, मेरा ये सब क्या पूछेगा आदमी। तो मनी बिल में विषय वस्तु और प्रक्रिया, है ना, क्या इसकी प्रक्रिया है। अच्छा, बिल 2 को लिखा जाए जी। अब मेरी बात को ससुराल वाला सुनेगा तो और टेंशन नहीं हो जाएगा। ये विषय वस्तु, और ये प्रक्रिया। पहले कहा कि जितना आ सकते हैं लेके, हम कहे कि ठीक है, हमारे आदमी की कमी थोड़ी है, बारात में तो कमी थोड़ी रहेगा। प्रक्रिया, है ना। तो विषय वस्तु में क्या क्या रखा जाता है मनी बिल में, तो लिख लीजिएगा, संचित निधि, लोक लेखा निधि, ठीक है, एक साथ, ठीक है। संचित निधि और पब्लिक फंड, है ना, संचित निधि और लोक लेखा निधि। ठीक है, लोक लेखा, पब्लिक अकाउंट फंड, जो समझिए, ठीक है। फिर इसमें उधार लिखिएगा, कहीं से उधार आता था इसी में, है ना,
धन विधेयक दिखाई नहीं दे रहा क्या? दिखाई दे रहा? फिर उसमें लिखिएगा करारोपण, किसी प्रकार का टैक्स लगाना, इसी में लिख देते हैं, या आप लोग नीचे लिखते जाइएगा, हम इसमें लिख देते हैं। उसके बाद लिखिएगा भारत के संचित निधि से विनियोग, विनियोग मतलब निकालने की जो प्रक्रिया है, सब धन विधेयक में ही आता है, ठीक है ना। भारत के संचित निधि से विनियोग, हम इधर लिख दे, इधर दिखाई नहीं देगा, ऊपर में लिख देते हैं, भारत की संचित निधि से विनियोग। और संचित निधि और आकस्मिक निधि भी इसी में, जितना निधि है ना, जितना फंड है ना, सब इसी में आएगा, है ना। तो आकस्मिक निधि भी इसी में आएगा। तो संचित निधि और आकस्मिक निधि, ठीक है, सब एक साथ लिखिएगा, ठीक है ना। जैसे संचित निधि लोक लेखा निधि साथ में आ गया, है ना, उसी तरह से, है ना, भारत की संचित निधि तथा कौन सा आकस्मिक निधि, ठीक है, उस तरह। हाँ, भारत की संचित निधि, संचित निधि सब में आएगा, ठीक है, और आकस्मिक निधि तथा आकस्मिक निधि। अब प्रक्रिया थोड़ा सा समझ लेते हैं, प्रक्रिया क्या है, प्रोसेस कैसे है। ये केवल और केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है, मनी बिल केवल कहाँ? लोकसभा में। लिख लीजिए केवल लोकसभा में। ठीक है, दूसरी बात, ये राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से, है ना, राष्ट्रपति के, है ना, राष्ट्रपति से पहले अनुमति ले लिया जाता है ना, तो राष्ट्रपति के पूर्वानुमति से पेश किया जाता है। एक और पॉइंट लिखिएगा, धन विधेयक और है, राज्यसभा इसे केवल 14 दिन तक रोक सकती है। राज्यसभा इसे केवल 14 दिनों तक रोक सकती है। लेकिन एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, ये जो धन विधेयक है, अगर इस पर असहमति व्यक्त हो जाता है ना, जैसे कोई बिल पर असहमति होता है तो देखते हैं राष्ट्रपति उसके लिए संयुक्त, है ना, मतलब कि लोकसभा अध्यक्ष उसे संयुक्त बैठक करवा देता है ना, अनुच्छेद 108 के तहत। लेकिन अगर धन विधेयक पर अगर असहमति व्यक्त होती है तो इसके लिए, है ना, कोई भी बैठक संयुक्त बैठक नहीं होगा, है ना, कोई भी, है ना, संयुक्त, तो लिख लीजिएगा, है ना, लिख लिया संयुक्त बैठक नहीं, शॉर्ट में लिखिएगा, है ना। जब इस पर विधेयक तो इस क्या था, संयुक्त बैठक नहीं, इसके लिए संयुक्त बैठक नहीं किया जाएगा, संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। और एक पॉइंट और लिखिएगा कि अगर किसी चीज़ पर, है ना, असहमति है तो उसके लिए बिल के लिए फिर से पुनर्विचार करने के लिए राष्ट्रपति के पास नहीं भेजा जाएगा, क्योंकि राष्ट्रपति के पुनर्विचार के द्वारा, है ना, पूर्वानुमति के द्वारा ही कहाँ ये भेजा गया है। तो राष्ट्रपति के पास फिर से भेजना, इसका मतलब कि राष्ट्रपति के अवहेलना किया जा रहा है ना, कि मतलब राष्ट्रपति को गलत ठहराया जा रहा है कि आपने सही से नहीं देखा, फिर से पढ़िए, बढ़िया से पढ़िए, यही ना हो सकता है। तो ये तो बहुत दिक्कत है ना, जब जो मेन पद होता है, अंतिम पद भारत का अंतिम पद है, प्रमुख आदमी है ना, मतलब पहला व्यक्ति है। कभी कभी सुनिए, कभी भी सुनिएगा कि भारत के प्रथम व्यक्ति का मृत्यु, तो प्रथम व्यक्ति ये ना मत सोचने लगे कि प्रथम व्यक्ति यहाँ के कौन पैदा हुआ था, है ना, प्रथम व्यक्ति राष्ट्रपति कहलाता है ना। उसी तरह से उनकी वाइफ भी प्रथम कहलाती है, ठीक है, जब वो भी मर जाएगी तब, ठीक है।
तो ध्यान रखिएगा। तो संयुक्त बैठक प्रावधान नहीं है। दूसरी बात है ना, लिख लीजिएगा, राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं भेजा जाएगा। राष्ट्रपति के पास पुनर्विचार के लिए नहीं भेजे, नहीं ऐसे लिखिए, राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं भेजेगा, ऐसे लिखिए, राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं भेजेगा। राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं भेजेगा, क्योंकि राष्ट्रपति के ऊपर भी, क्योंकि आप ही भेजे हैं ना, आप ही बिल को भेजे हैं, तो अब फिर क्यों आप भेज रहे हैं फिर से? फिर आपके पास जाएगा, फिर कहे कि फिर चेक कीजिए। आप तो पहले चेक कर ही लिए, तो फिर कोई दिक्कत है ही नहीं इसमें। समझ में आ गया बात को? ठीक। कि ध्यान विधेयक के बारे में ये सारी चीज़ों को है ना। अब जो है कि हम लोग वित्तीय विधेयक, फाइनेंशियल बिल हम लोग थोड़ा सा कल देख लेंगे, ठीक है ना। थोड़ा सा जाम पड़ जाता है, जाने में टाइम लगता है, मुसल्ले पर हाथ जाना पड़ता है, इसलिए आज थोड़ा सा लेट से भी शुरू हुआ था ना। तो कोई बात नहीं, काम भर पढ़ लिए हूँ, तो हम लोग नेक्स्ट में पढ़ेंगे। तो 2-3 क्लास लगेगा बजट ख़त्म होने में, बजट ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद हम लोग टैक्स शुरू करेंगे। 2-3 क्लास से ज़्यादा भी लग सकता है, उसके बाद हम लोग टैक्स को शुरू करेंगे। और किन्हीं को कोई दिक्कत है तो बताइए, कोई दिक्कत है अभी तक तो बता सकते हैं, ठीक है। बाकी ये कहाँ गए, उनका नाम क्या था, नाम तो बोल रहा था, सुधांशु, कहाँ गए वो? मध्य प्रदेश। अच्छा, मध्य प्रदेश घर है, बिहार छूट के मध्य प्रदेश चल गए, इंदौर में। अच्छा अच्छा अच्छा, वही सब दिक्कत है। देखिए फोन आना शुरू हो गया। हेलो, बोलिए। हाँ है। कोई पहले वाला ये है स्लाइड, ठीक है, उसी को रिपीट कर देंगे, ठीक है। ठीक है, क्या हुआ? निकाल दिया गया? कौन निकाल दिया? संजय सर। ठीक है, ठीक ठीक ठीक, ठीक है, ठीक ठीक है, हम आ रहे हैं कुछ। ठीक है, तो हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। और सब सब्जेक्ट चल रहा है ना आप लोग का? अभी क्या क्या कौन कौन से सब्जेक्ट चल रहा है? पॉलिटी छोड़ के, पॉलिटी वाला सर जॉब में है तो ऑन ड्यूटी आना बहुत, देखिए नौकरी के साथ पढ़ाना बहुत टफ है। अब वो कितना लोग दिखाई देता है कि नौकरी के साथ आदमी पढ़ाता है, बहुत डिफ़िकल्ट है, समझ में? बहुत, वही पढ़ा सकता है जिसका लगे कि अपना कोचिंग जब मन करे जब पढ़ा ली, और अपने हिसाब से, तो वो अलग चीज़ है। जैसे हम, एक मेरा कोचिंग था जगदेव पथ में, ठीक ना, द स्टडी सर्कल, लॉकडाउन से ख़त्म हो चुका था, तो हम उसको शुरू किए थे। बहुत अच्छा खासा लड़का उसमें आ गया था, बहुत अच्छा। लेकिन वहाँ क्या था ना, वहाँ ठंडी के टाइम में 6 बजे ही बुलाते थे ना, 6:30 बजे, तो कितना भी ठंडी क्यों नहीं रहे तो 6:30 बजे से क्लास शुरू हो ही जाता था, है ना। जितना ठंडी रहा उससे कोई मतलब पहुँच जाता था लड़कों से, लड़की हो चाहे लड़का हो, कोई पहुँच ही जाता था, है ना, एकदम पहुँच जाता था। और गर्मी में 5:30 बजे से शुरू हो जाता था गर्मी के टाइम पे, समझे ना। तो ये सब डेडिकेटेड होता पढ़ने के लिए। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं फिर। थैंक यू।